संकिसा का महत्व। भौगोलिक महत्व। संकिसा भारत के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। यह कन्नौज से लगभग 47 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह शहर उपजाऊ गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से उनकी कृषि उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। संकिसा के आसपास का क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जो गंगा के उपजाऊ मैदानों से लाभान्वित होता है। जलोढ़ मिट्टी और अनुकूल जलवायु गेहूं, चावल, गन्ना, सरसों और सब्जियों जैसी फसलों की खेती का समर्थन करती है। संकिसा की भौगोलिक स्थिति आसपास के शहरों और कस्बों से अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करती है। शहर सड़क नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के अन्य हिस्सों तक आसान पहुंच की अनुमति देता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। संकिसा बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध द्वारा अपनी माता रानी माया को उपदेश देने के बाद तुसिता स्वर्ग से उतरी थी। संकिसा पुरातात्विक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। खुदाई से अशोक स्तंभ और गुप्त विष्णु मंदिर सहित प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। ये पुरातात्विक निष्कर्ष शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अतीत में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और प्राचीन सभ्यताओं में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। संकिसा का ऐतिहासिक महत्व बौद्ध काल से भी आगे तक फैला हुआ है। शहर ने मौर्य, कुषाण और गुप्त सहित विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों के प्रभाव को देखा है। नतीजतन संकिसा के पास विविध स्थापत्य शैली, कला रूपों और परंपराओं के साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। यह सांस्कृतिक विरासत शहर की पहचान में योगदान देती है और सांस्कृतिक पर्यटन का एक स्रोत हो सकती है। पर्यटन और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान। संकिसा में महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों और पुरातात्विक अवशेषों की उपस्थिति पर्यटन उद्योग के विकास का समर्थन करती है। संकिसा आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक आवास, परिवहन, भोजन और स्मृति चिन्ह पर खर्च के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। तीर्थस्थल के रूप में संकिसा की स्थिति और बौद्ध धर्म के साथ इसका जुड़ाव आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर प्रदान करता है। बौद्ध दर्शन और शिक्षाओं को जानने और समझने के लिए दुनिया भर से पर्यटक संकिसा आते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान और सांस्कृतिक संपर्क विभिन्न समुदायों के बीच पुल का निर्माण कर सकता है और वैश्विक समझ और सद्भाव में योगदान कर सकता है। श्रावस्ती अच्छी तरह से संरक्षित स्तूपों और खंडहरों का यह विशाल परिसर बहराइच से लगभग 15 किमी दूर है। यह प्राचीन कोसल साम्राज्य की राजधानी थी। बुद्ध ने गैर विश्वासियों को प्रभावित करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। माना जाता है कि पौराणिक राजा श्रावस्ती द्वारा स्थापित किया गया था। यह वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने कई मानसून बिताए और महत्वपूर्ण उपदेश दिए। श्रावस्ती का महत्व।
भौगोलिक महत्व। श्रावस्ती उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका रणनीतिक स्थान इसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आगंतुकों के लिए आसानी से सुलभ बनाता है। श्रावस्ती उपजाऊ गंगा के मैदानों में स्थित है, जो एक सुरम्य परिदृश्य और प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करता है। इस क्षेत्र में हरे भरे खेत, जल निकाय और शांत वातावरण है। श्रावस्ती के पास बहने वाली राप्ती नदी इस क्षेत्र के प्राकृतिक आकर्षण में इजाफा करती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। श्रावस्ती बौद्धों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। इसका बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन से गहरा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि उसने 24 मानसून बिताए और श्रावस्ती में कई प्रवचन दिए। यह शहर दुनिया भर के बौद्धों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो प्राचीन बौद्ध स्थलों और अवशेषों की यात्रा करते हैं। श्रावस्ती की पहचान राप्ती नदी के तट पर स्थित 60 महेठ के अवशेषों से की गई है। यह प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी थी, सहित महेठ जिसको बोलते हैं। श्रावस्ती में जेतवन मठ बुद्ध के समय के प्रमुख मठ परिसरों में से एक था। यह बुद्ध को अनाथ पिंडिका नामक एक धनी व्यापारी द्वारा उपहार में दिया गया था। जेतवन मठ ने बौद्ध शिक्षाओं और चर्चाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य किया। आज भी आगंतुक इस ऐतिहासिक मठ के खंडहरों का पता लगा सकते हैं, जो पर्यटकों और बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। श्रावस्ती में पर्यटन। श्रावस्ती एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने मठवासी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहां बिताया और कई प्रवचन दिए। दुनिया भर के बौद्ध तीर्थयात्री बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों जैसे कि जेतवन मठ, अनाथ पिंडिका के स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रावस्ती आते हैं। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का प्रवाह आवास, परिवहन, रेस्तरां और स्मारिका दुकानों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। यह बौद्ध सर्किट के तहत निर्मित अच्छी सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। श्रावस्ती में जापान की मदद से स्थापित विशाल विश्व शांति घंटी के बारे में कहा जाता है कि वह अपने टोल के माध्यम से मानवता का संदेश देती है। प्रयागराज शहर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है और 3 नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित है। मिलन बिंदु को त्रिवेणी के रूप में जाना जाता है और विशेष रूप से हिंदुओं के लिए पवित्र है। पहले आर्यों की बस्तियां इसी नगर में बसी थीं, जिसे उस समय प्रयाग के नाम से जाना जाता था। प्रयाग राज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डिहवा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और प्रतापगढ़ की खुदाई में 9 पाषाणकालीन उपकरण और हथियार मिले हैं। प्रयाग सोम, वरुण और प्रजापति की जन्मस्थली है। प्रयाग को ब्राह्मण, वैदिक और बौद्ध साहित्य में पौराणिक व्यक्तित्वों से जोड़ा गया है। यह महान ऋषि भारद्वाज, दुर्वासा और ऋषि पन्नस की स्थान थी।
प्रयागराज का महत्व, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। प्रयागराज गौरवशाली अतीत और के साथ भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों में से एक है। ऐसा प्रेत बाधित होने और अस्थायी यादों की जगह के बीच अंतर करना जरूर जारी रखता है। यह हिंदुओं, मुसलमानों, जैनियों और ईसाइयों की मिश्रित संस्कृति का शहर है। इसकी पवित्रता पुराणों, रामायणों और महाभारत में इसके संदर्भों से स्पष्ट होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिमूर्ति के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में प्राकृत यज्ञ करने के लिए पृथ्वी पर एक भूमि यानी प्रयाग को चुना और उन्होंने इसे तीर्थ राजा या सभी तीर्थ स्थलों के राजा के रूप में भी संदर्भित किया। पद्म पुराण के अनुसार कैसे सूर्य चंद्रमा में और चंद्रमा सितारों में है, वैसे ही प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म पुराण में प्रयाग में स्नान का उल्लेख है। माघ मास में प्रयाग में गंगा यमुना के तट पर स्नान करने से करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। पर्यटन, प्रयागराज का अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह त्रिवेणी संगम का स्थान है। ये 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। इस संगम को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और यहाँ साल भर लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। शहर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ मेले की मेज़बानी करता है, जो लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि प्रयागस्य प्रवेशसु पापम नाशवति तत्क्षणम, अर्थात प्रयाग में प्रवेश करने से सारे पाप धुल जाते हैं। प्रशासनिक और कानूनी केंद्र, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और न्यायिक राजधानी है। इसमें विभिन्न सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक निकाय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित उच्च न्यायालयों में से एक है। शिक्षा और अनुसंधान, प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद सहित कई प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों का घर है। ये संस्थान देश भर के छात्रों को आकर्षित करते हैं और एक कुशल कार्यबल विकसित करने में योगदान करते हैं। प्रयागराज के शिक्षा क्षेत्र में भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों की शैक्षिक सेवाओं और संबद्ध व्यवसायों की उपस्थिति देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं, यह शहर ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था, जिसका केंद्र आनंद भवन था। यह प्रयागराज तब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। में महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अहिंसक प्रतिरोध के अपने कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा था। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के प्रधानमंत्रियों की सबसे बड़ी संख्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। अब जो है टॉपिक 2, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, इसका महत्व और संरक्षण, संग्रहालय, पूरा लेख और पूरा तत्व। वास्तुकला, इसका महत्व और संरक्षण। उत्तर प्रदेश में प्राचीन भारतीय आर्य सभ्यता का विकास हुआ, जिससे हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और यूरोपीय जैसे शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों की एक धारा चली, जिसका प्रभाव उनके सांस्कृतिक विकास के प्रवाह के माध्यम से फैला था। उत्तर प्रदेश की उत्कृष्ट वास्तुकला में बौद्ध स्तूप और विहार
प्राचीन मठ, टाउनशिप, किले, द्वार, महल, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, स्मारक और अन्य सामुदायिक संरचनाएं शामिल हैं। ये भव्य संरचनाएं आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, मथुरा, कानपुर, मेरठ और मिर्ज़ापुर आदि प्रमुख शहरों में और उनके आसपास बनाई गई थी। यूपी में बौद्ध वास्तुकला 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों के उदय के साथ कला और वास्तुकला के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने सारनाथ और कुशीनगर का दौरा किया और स्तूपों और विहारों के निर्माण का आदेश दिया। इनके निशान तो लुप्त हो गए हैं, लेकिन सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, संकिसा और वाराणसी में पाए गए स्तंभों के अवशेष हमें मौर्य कला की उत्कृष्टता का संकेत देते हैं। सभी अशोक स्तंभ चुनार के पत्थर से बने हैं। सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष निस्संदेह मौर्य कला की उत्कृष्ट कृति है। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ लिखते हैं, किसी भी देश में प्राचीन पशु मूर्ति कला का उदाहरण मिलना मुश्किल होगा जो सारनाथ की इस कलात्मक अभिव्यक्ति से बेहतर या उसके बराबर है, क्योंकि यह यथार्थवादी उपचार को आदर्शवादी गरिमा के साथ सफलतापूर्वक जोड़ता है। यह विवरण पूर्णता के साथ सामने आया है। धम्मेक स्तूप वाराणसी के पास सारनाथ में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य संरचना है। यह भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धम्मेक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में महान मौर्य शासक अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में निर्मित एक पुराने ढांचे को बदलने के लिए किया गया था। धम्मेक स्तूप हिरन पार्क ऋषिपत्तन का प्रतिनिधित्व करता है। पार्क को महत्व अत्यधिक है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने शिष्यों को पहला उपदेश और अपना अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया था। स्तूप का आधार 28 मीटर और ऊंचाई 43.6 मीटर है, जो आंशिक रूप से पत्थर और ईंट से बना है। निचले हिस्से की ओर उन्मुख पत्थर गुप्त मूल के मृदु फूलों की नक्काशी से सुशोभित है। स्तूप का 6 बार विस्तार किया गया था, लेकिन ऊपरी हिस्से को अभी भी पूरा करने की जरूरत है। दीवार पर मनुष्यों और पक्षियों की उत्कृष्ट नक्काशी और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख है। धर्मराजिका स्तूप यह कुछ पूर्व अशोक स्तूपों में से एक है, जिसकी केवल नींव शेष है। सारनाथ में धर्मराजिका स्तूप के निर्माण के 5 चरण हैं, जो मौर्य और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के हैं। मार्शल और कोनो के अनुसार मूल स्तूप अशोक के समय का है। यह एक छोटी गोलाकार संरचना हुआ करती थी, जिसका व्यास लगभग 13.5 मीटर था। स्थानीय राजा के एक मंत्री के आदेश पर 18वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान इसे तोड़ दिया गया था। तोड़फोड़ के दौरान हरे संगमरमर के पत्थर के ताबूत के साथ एक पत्थर का बक्सा मिला, जिसमें माना जाता है कि अवशेष रखे गए थे। ताबूत को गंगा नदी में फेंक दिया गया था। बक्सा वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। चौखंडी स्तूप
चौखंडी स्तूप सारनाथ में एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है जो कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। माना जाता है कि चौखंडी स्तूप 4वीं और 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त काल के दौरान उस स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहां भगवान बुद्ध और उनके पहले शिष्य बोध गया से सारनाथ की यात्रा के दौरान मिले थे। यह एक विशाल मिट्टी का टीला है जिसमें एक अष्टकोणीय मीनार से घिरा एक ईंट कार्य भवन है। बौद्ध भक्तों के लिए इस स्थल का विशेष महत्व है। अशोक स्तंभ, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। अशोक के स्तंभ मुक्त खड़े हैं और चुनार बलुआ पत्थर से बने हैं। यह भारतीय वास्तुकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष उत्तर प्रदेश के सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ड्रम के आकार के शीर्ष पर 4 सिंह मूर्तियां हैं जो पृष्ठतः एक दूसरी से जुड़ी हुई हैं। शीर्ष के किनारे को खड़े पहियों से सजाया गया है। शेर और बैल जैसे जानवरों की मूर्तियां इन स्तंभों की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। इसके आधार पर बेल यानी कि घंटे के आकार का उल्टा कमल है। पूरा स्तंभ 2.1 मीटर यानी कि 7 फीट लंबा है, जिसे बलुआ पत्थर के एक ही खंड से उकेरा गया है और अत्यधिक पॉलिश किया गया है, जो धातु के गिट्टे द्वारा अपने स्तंभ से जुड़ा हुआ है। यह गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को याद दिलाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी खुदाई की थी। यह खुदाई एफओ ओरेटेल ने 1904 से 1905 में करवाई थी। तुर्क आक्रमणों के दौरान यह टूट गया था, लेकिन स्तंभ का आधार अभी भी अपने मूल स्थान पर खड़ा है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय चिन्ह है। यूपी में मंदिर वास्तुकला। दशावतार मंदिर, देवगढ़। दशावतार मंदिर या विष्णु मंदिर पत्थर के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ 500 ईस्वी में बनाया गया था। भगवान विष्णु को समर्पित यह उत्तम गुप्त मंदिर उत्तर भारत का सबसे पहला ज्ञात पंचायत मंदिर है। गंगा और यमुना की आकृतियां गर्भगृह की ओर जाने वाले नक्काशीदार द्वार को सुशोभित करती है। बंगाल की दीवारों पर बड़े नक्काशीदार पैनल वैष्णव पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। ये पैनल अद्वितीय है और दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। शिखर वास्तुकला को यहाँ पहली बार 5वीं-6वीं शताब्दी में पेश किया गया था। शिखर का केवल निचला हिस्सा बचा था, जो मंदिर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा था। भीतर का मंदिर एक सीढ़ीदार ईंट की इमारत है, जिसके सामने एक टेराकोटा पैनल है। गुप्त साम्राज्य के दौरान 6वीं शताब्दी में निर्मित यह सबसे पुराना जीवित टेराकोटा हिंदू मंदिर है, जिसकी छत और ऊंचे शिखर हैं। हालांकि 18वीं सदी में इसके ऊपरी कक्ष को कुछ क्षति पहुंची थी। मंदिर एक चौकोर स्थल पर बनाया गया था, जिसमें दोहरे कोने
और इसका मुख्य पूर्व की ओर है। गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। पिरामिड नुमा एक शिखर है। दीवारों को जलीय राक्षसों, शिव और विष्णु आदि से चित्रित टेराकोटा पैनलों से सजाया गया है। जब किंगडम ने पहली बार साइट का दौरा किया तब बरामदे और अर्धमंडप के अवशेष मौजूद थे, जो बाद में ढह गए। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर। अयोध्या मानव जाति की शुरुआत से अस्तित्व में है और माना जाता है कि यह कई हजारों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद देवताओं की गतिविधियों का केंद्र रहा। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम यहाँ आते थे, यहाँ रहते थे और इसी शहर में अपने राज्य का शासन करते थे। माना जाता है कि यह शहर देवताओं द्वारा बनाया गया था और प्राचीन काल में इसे कौशल देश के नाम से जाना जाता था। जन्मभूमि वह जगह है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था और यहाँ भगवान राम को एक छोटा मंदिर समर्पित किया गया है। यह हिंदुओं और वैष्णवों के लिए अति महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यूपी में भारतीय इस्लामिक वास्तुकला 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन की स्थापना से दो महान स्थापत्य परंपराएं साथ आईं। अतः इससे दोनों परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण हुआ, जो यूपी में सबसे खूबसूरत भारतीय इस्लामिक स्मारकों में से कुछ में प्रकट हुआ। मस्जिद और मकबरे भारत में इस्लामी वास्तुकला के केंद्र थे। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताएं। इस्लाम देशों में इमारतें ईंट, चूने और गारे की बनी होती थीं। शैलियाँ धनुषाकार थीं। इसका अर्थ है मेहराबों, गुंबदों और तहखानों पर आधारित वास्तुकला। अरबी स्टार मोटिफ और पंचकोण, षटकोण, अष्टकोण और वृत्ताकार जैसे अन्य ज्यामितीय डिजाइन के साथ सजावटी छिद्रित जाली। उद्यान इस्लामी वास्तुकला का एक अभिन्न अंग थे। धार्मिक निषेधाज्ञा के तहत मुसलमानों ने मानव मूर्तियों का उपयोग करने से परहेज किया और इसकी बजाय ज्यामितीय स्वरूपों, अभी पुष्प स्वरूप और विभिन्न शैलियों में शिलालेख और संगमरमर पर भराई, पियत्र ड्यूरा आदि का को चुना। ताजमहल। आगरा में ताजमहल अपने सभी परिष्करणों, सौंदर्य व चमक के साथ मुगल वास्तुकला की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए भव्यता और शिल्प कौशल के एक शानदार स्मारक के रूप में भी बनवाया था। ताज फारसी और पहले की मुगल वास्तुकला की डिजाइन को शामिल और विस्तारित करता है, जो वास्तुशिल्प दृष्टि के एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला की भव्यता का प्रतीक है। ताज की चमकदार सुंदरता को परिपूर्ण सफ़ेद संगमरमर से उकेरा गया है, जिसमें पीतरा ड्यूरा और
हस्तलिपि में मनोरंजन रूपांकनों जैसे सजावटी सुविधाओं का सौंदर्य पूर्ण प्रयोग किया गया है। 1565 आगरा का किला। 1565 ईस्वी में सम्राट अकबर द्वारा निर्मित यह किला डिजाइन और निर्माण की उत्कृष्ट कृति है। किले के अंदर मोती मस्जिद, दीवाने खास और मुसम्मन बुर्ज सहित कई उत्कृष्ट इमारतें बनी हैं। किले के अंदर जहांगीर का महल, खास महल और शीश महल तथा अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा से 37 किमी पश्चिम में एक चट्टानी रिज के ऊपर स्थित फतेहपुर सीकरी आगरा में 37 किमी पश्चिम में चट्टानी रिज के ऊपर स्थित फतेहपुर सीकरी 4 शताब्दियों पहले बनाया गया था, जब अकबर भारत इस्लाम वास्तुकला में पहले नियोजित शहर बनाने के निकले थे। 1568 तक अकबर ने अपने साम्राज्य सुरक्षित कर लिया था, लेकिन उसका एकमात्र दुख यह था कि उसका कोई पुत्र या उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी के जन्म के लिए आशीर्वाद को उनकी खोज उन्हें सूफी संत सलीम चिश्ती के पास ले आए, जो सीकरी गांव में रहते थे। संत ने 3 बेटों के जन्म की भविष्यवाणी की थी और जल्द ही राजकुमार सलीम का जन्म हुआ, जो बाद में सम्राट जहांगीर बने। अकबर ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए सीकरी में एक शाही निवास का निर्माण कराया, जो आगरा के साथ एक संयुक्त राजधानी के रूप में काम करता था। उन्होंने इस नए शहर का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। अब हमको आ रही है नींद, अब हम यहीं छोड़ देंगे इसको।